हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था अपना एक पार्ट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, जिसमें से हम लोगों ने कंप्लीट किया था शायद हेरिडिटी। और उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और जो भी उसके टाइप थे, एंटीकोडॉन और जो भी था म्यूटेशन, सब हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे एवोल्यूशन के साथ में। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ एवोल्यूशन। आपने बहुत बार सुना रहेगा कि बदलाव क्या होता है, या रिवॉल्यूशन, या हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, या पहले और आज के बाद में। तो एक कंपैरिजन जो होता है, मेरे ख्याल से वही इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन मीन्स इट इज़ द ग्रेजुअल चेंज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसा प्रोसेस है जो बहुत लंबे समय से हो रहा है, और ये होते भी जाएगा, चलते रहेगा हमेशा। क्योंकि देखो, अपने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, वो है चेंज। चेंज कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब चेंज होते ही रहेगा हमेशा। बदलाव वो स्वाभाविक है कि बदलाव होते ही रहेगा। और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्क्रांति। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर कमेंट आएगा तो। ठीक है। तो इवोल्यूशन मतलब होता है कि एक ग्रेजुअल चेंज जो हो रहा है। जैसे हम लोग पहले, हाँ, तो हम बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड. All the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in the space to the biosphere या atmosphere आप बोल सकते हो present on the earth should be included in the study of evolution. Formation of new species due to changes in specific character of several generation of living organisms as a response to natural selection is called as evolution. तो आपको इसको समझना क्या है कि ये वो चेंज नहीं है कि जो अपने जैसे माइंड में थॉट आता है कि एक बार आया एक बार गया, या कभी कभी रुक भी जाता है। या तो एक ये ऐसा चेंज नहीं जो फटाक से हो जाए। ये चेंज होने में टाइम लगता है। जैसे आप पैदा होते हो, उसके बाद में आपकी दाढ़ी मूछ आने में लगभग लगभग नियर बाय 15 to 16 ईयर्स लग जाते हैं। तो एक ऐसा लंबा चेंज, ये नहीं कि तुरंत पैदा हुए तुरंत दाढ़ी मूछ आ गई, तुरंत आप बड़े हो गए, तुरंत आपके मसल निकल गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपको धीरे 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 जो आपके हेयर्स हैं और फिर जो आपकी मैच्योरिटी है, वो भी आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं लगातार और एकदम स्लो, एकदम नेचुरल तरीके से, उसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग ने सुना रहेगा क्रांति। क्रांति का मतलब बदलाव होता है, तो इसको उत्क्रांति बोलते हैं। क्योंकि ये जीन्स के बारे में, तो उत्क्रांति मतलब ये इवोल्यूशन का मतलब ही हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। मतलब कि जब कुछ बदलाव होता है, तो देखो, अगर कुछ मर रहा है तो कुछ पैदा भी होगा, अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो कुछ स्टार्ट भी होगा। जैसे देखो, अभी समझो 2020 ख़त्म हुआ तो 21 स्टार्ट हुआ। तो अगर कुछ भी ख़त्म होता है या कुछ भी एंड होता है, तो ये उसका एक सिग्नल होता है कि कुछ नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है। इवोल्यूशन एकदम ऐसे ही है। अगर समझो कुछ चेंजेस हुए किसी स्पीशीज़ में, कुछ जनरेशन्स में चेंजेस हुए, रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, तो उस हिसाब से कुछ नया इन्वेंट होने वाला है, उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं, एक बदलाव। आप अभी तक समझ गए होंगे, आई होप, कि इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, बदलाव। आपको यहाँ से लेके और पूरा, आई थिंक सो, यहाँ तक आपको रिड्यूस किया गया है। फिर भी थोड़ा बहुत आप इसको रीड कर सकते, पढ़ सकते हैं। बाकी जो पूछने वाला पोर्शन है या पेपर में जो आने वाला पोर्शन है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपको आएंगे और शायद आपको पूछ ले एवोल्यूशन। बाकी ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ पूछने वाला नहीं, क्योंकि साइंस में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से आपको कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि ये आपका क्या बोलते हैं, रिड्यूस है। फिर भी एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं फॉर योर काइंड नॉलेज। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थियरी ऑफ इवोल्यूशन। थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है? देखो, हर एक चीज़ की एक थियरी होती है। कोई भी चीज़ जो डिपेंड होता है, एक थियरी पे डिपेंड होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म, उनको, उसका आविष्कार या उसको ढूंढने वाले जे.के. उनकिंस थे। आप सर्च मार सकते हो या फिर देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा काइंड ऑफ नॉलेज चाहिए तो। प्रोटोप्लाज्म, तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? समझो सेल का प्लाज्मा। प्लाज्मा मीन्स अपना सेल होता है, उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ कुछ फ्लूइड टाइप रहता है, मतलब कुछ बोलते हैं पानी टाइप रहता है, कुछ एक लिक्विड टाइप रहता है। तो वो जो लिक्विड टाइप रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म, सेल का प्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म था। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म बना ओशंस में,
फिर इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और फॉर्म। पहले सबसे कौन सा बना ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट, देखो ये भी इवोल्यूशन है, चेंज हो जा रहा है। पहले एक प्रोटोप्लाज्म बना, उसके बाद में क्या बना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब व्हाट, कि वो सिंगल सेल से बनेगा, उस पर सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन होगा क्योंकि एक ही सेल है, तो आप समझ सकते हैं। चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वेर फॉर्म्ड, ऑल दोस चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। जो भी चेंज हो रहा था यूनिसेलुलर के अंदर, धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा था और चेंज होते रहा था, और चेंज होने के बाद क्या हो रहा, चेंज हुआ। चेंज होने के बाद में और भी कॉम्प्लेक्स और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बने। पहले सबसे क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म बना। प्रोटोप्लाज्म के बाद में क्या हुआ, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। उसके बाद उसके अंदर भी चेंजेस हुए तो और भी ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मस्ट 300 करोड़ ईयर्स। सोचो 300 करोड़ साल इसमें लगे, 300 करोड़ साल कुछ होता है। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। देखो अब चेंज हो रहा है ना, तो वो एक डायरेक्शन में नहीं होगा, एक डायमेंशन में होगा। एक डायमेंशन मीन्स खाली आप आपके अंदर चेंज हो रहा है तो खाली आपकी खाली लंबाई बढ़ रही है तो चलेगा क्या, या खाली आप मोटे होते जा रहे हो तो चलेगा क्या, या खाली आपकी आँख बढ़ती जा रही है तो चलेगा क्या, खाली आपके बाल बढ़ते जा रहे चलेगा। सब होना चाहिए, मतलब मल्टी डायमेंशन, हर एक डायमेंशन में आपके अंदर चेंज आना चाहिए। आपकी मेंटालिटी बढ़नी चाहिए, मेंटल लेवल पे चेंज होना चाहिए, फिजिकल लेवल पे चेंज होना चाहिए, मतलब हर एक लेवल पे चेंज होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होता है। एंड दिस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इससे क्या होगा, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनने लगे। हैंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। तो ये पूरे प्रोसेस को भी आप क्या बोल सकते हो, इवोल्यूशन बोल सकते हो, जो कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है। मतलब इसमें हर एक चीज़ को, मैंने बताया ना अभी, एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप बदलते रहोगे तो सिर्फ उसमें डेवलपमेंट होगा। आपको हर एक चीज़ को बदलना है, अपने मेंटल लेवल पे भी आपको डेवलपमेंट करना है, आपके फिजिकल लेवल पे भी करना है, और हर एक लेवल पे जहाँ तक आप सीमित हो, मतलब जहाँ तक आप सक्सेसफुली उसको कर पाओ। तो इवोल्यूशन मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक अलग डेफिनेशन दिया है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, always human beings, from the ancestor having different structural and functional organizations called as evolution। एक प्रोग्रेस होना चाहिए, एक डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी इंसान हो। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, अपने पूर्वज से जो लिए गए कैरेक्टर है उसमें, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में डेवलपमेंट होगा, जो कैसा होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। एक चेंज जो चारों तरफ हो रहा है और पहले वाले स्टेज से काफ़ी अच्छा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, तो अभी तक हम लोग ने देखा कि व्हाट इज़ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है, चेंज क्या होता है, और अलग अलग बेसिस पे चेंज होते हैं, पूरा चेंज होना चाहिए। बट अगर कोई भी बात आपसे मैं बोलूँ या कोई भी चीज़ आपको दिखे, तो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हर एक इंसान को उसका प्रूफ चाहिए होता है, उसका एविडेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि जो इवोल्यूशन हो रहा है उसका एविडेंस क्या है, या कैसे 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 एविडेंस अपने पास अवेलेबल है। तो पहला जो उसका एविडेंस है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, या बाहर ऊपरी तौर से बाह्य रूप से अगर देखा जाए तो क्या चेंजेस दिखे या क्या सिमिलरिटी दिखे, जिसकी वजह से हमें पता चला कि इसके एंसेस्टर जो है सेम है, या एक ही प्रजाति के हैं, या और भी चीज़। तो पहला क्या है ये, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, वेरी सिमिलरिटी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पिनाई, एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी seen in animals, whereas similarity is character like leaf shape, leaf vention, leaf petiole, etc. occur in case of plants. This indicates that there are some similarity in those groups, and hence it's proof that their origin must be same and must have common ancestor। वो क्या बता रहा है कि इसके पास जो है डिफरेंट टाइप की सिमिलरिटीज़ है। जैसे हो गया स्ट्रक्चर ऑफ माउथ हो गया, अब किसी का मुंह सेम है, देखो कहीं ना कहीं इनके माउथ में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, इनके पत्तों में सिमिलरिटी है, वेंशन में सिमिलरिटी है। तो ये सब एक हिसाब से क्या एविडेंस देती है कि ये कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप से रिलेटेड है, या कहीं ना कहीं इनके जो एंसेस्टर हैं वो सेम है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये सब याद रखना है। आपको ये पूछ सकता है, मतलब आपको एक दो मार्कर 2-3 मार्कर में पूछ सकता है कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस दो या उसके बारे में बताओ, तो आप ये सब थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एक बार आप रीड करोगे अच्छे से तो आपको आ जाएगा। हाँ, तो सेकंड बढ़ते हैं, ये है एंटोमिकल एविडेंसेस। इसका मतलब होता है इंटरनल फीचर्स। देखो ऊपर लिख के रखा है,
एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल। अब ये इंटरनल मतलब क्या, बाहर क्या रहता है, आँख, मुंह, नाक, अंदर क्या रहता है, हड्डियाँ, अलग अलग टाइप के। इफ़ यू केयरफुल्ली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, ये पिक्चर्स को ऑब्जर्व करने बोल रहा है, जैसे फ्लिपर ऑफ व्हेल और ये विंग्स है, विंग्स ऑफ बैट, ये ऑक्स का इधर गलती से कैट लिख दिया गया है, ह्यूमन हैंड। तो इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, हम लोग ने ऑब्जर्व किया, क्या दिखा अपने को, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, तो पढ़ते हैं उसके बाद समझ में आएगा। देयर डज नॉट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलरली बिटवीन, सिमिलरिटी बोल सकते हो, ह्यूमन हैंड एंड foreleg of ox, flipper of whale, and platinum of bat. Similarly, use of each of those structure is different in respective animals. However, there is similarity in structure of bones and bony joints in organs of each of those animals. This similarity indicates that those animals may have common ancestor. वो क्या, तो अगर हमको एक्सटर्नल देखना है तो हम आँख देख सकते हैं, नाक देख सकते हैं, मुँह देख सकते हैं। और अगर अपने को अंदर देखना है या आंतरिक रूप से देखना है तो अंदर अपने को देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, जॉइंट कि बोन्स कहाँ पे जॉइंट है और बोन्स का स्ट्रक्चर। अगर वो सिमिलर है थोड़ा भी तो हम मान सकते हैं कि जो इसके एंसेस्टर थे, मतलब जो इसके पूर्वज थे, वो क्या है, सेम है। तो ये हो गया आपका